तो कौन से टॉपिक से शुरू कर रहे हैं आप लोग? वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं पहले। व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोला था किसी ने कुछ आपने? वो बेंच ने बोला होगा। बेंच भी बोलता है। बताओ। डिस्प्लेसमेंट डन बाय बॉडी, वो तो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी, नहीं सर। व्हाट इज वर्क? बोल लो जल्दी जल्दी। काम करना। काम करना जरूरी है, काम करना दिखाना जरूरी है। दोनों जरूरी है, काम करना भी जरूरी है और उसको दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, वेलकम आकृति। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ठीक है, सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, जब मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रही हूँ, काम करने के लिए फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, जोर तो लगाना पड़ेगा, काम करना है तो। दीवार पे धक्का देती रही, दीवार तो अपनी जगह से हिली नहीं, काम हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब इस डस्टर को या किसी भी माउस को जैसे मैंने धक्का दिया, यहां से मूव हुआ तो काम हुआ। ठीक है, जब मैंने फोर्स लगाई किसी बॉडी पे
और वो डिस्प्लेस हुई, तब मैंने क्या बोला कि काम हुआ। यानी कि सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तभी वर्क इज सेड टू बी डन। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। कल मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इनके बीच में मैंने डॉट लगाया है। डॉट का मतलब क्या है फिर, डॉट मीन्स कि यहाँ पे फोर्स का कोस थीटा कंपोनेंट काम कर रहा है। डॉट मैंने बताया था, डॉट आएगा तो कोस थीटा, क्रॉस आएगा तो साइन थीटा। सो एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कोस थीटा क्या होता है, ये स्केलर होता है, ठीक है। सो एफ एस कोस थीटा आ गया वर्क। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। दो वेक्टर्स का, दोनों वेक्टर है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क की डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे हम, मतलब वर्क की नहीं, आप बोल सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन होती है, इन दोनों की डायरेक्शन के बेसिस पे हम वर्क को लेते हैं। बट यहाँ पे कोस थीटा कंपोनेंट, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रही है ना चीज को फोर्स, तो एफ कोस थीटा कंपोनेंट काम कर रहा है, इसीलिए वर्क क्या आया हमारा, स्केलर। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन है, बट काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो स्केलर है, ठीक है। जब भी कहीं पे भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखोगे ना, तो वो स्केलर आएगा, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर। तो टॉर्क जो कल पढ़ा था वो क्या है, वेक्टर, ठीक है। अब जब कोस थीटा आ गया, थीटा क्या आ गया यहाँ पे, एंगल आ गया, तो अब वर्क किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कोस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सो कोस 0 होता है 1, कोस 180 होता है -1, और कोस 90 होता है 0। ये वैल्यूज तो पता है हमें। तो जब एंगल इनके बीच में होगा 0, वर्क आएगा 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क। जब इनके बीच में एंगल होगा, अब ये एंगल किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के साथ लगा है ना कोस थीटा, तो एंगल इन दोनों के बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने ऐसे धक्का लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल तो होगा ही नहीं, तो एंगल कितना आएगा, 0। तो जब इनके बीच में एंगल 0 आएगा, वर्क इज मैक्सिमम। वर्क मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि मैंने जिस तरफ फोर्स लगाई, बॉडी उसी तरफ मूव हुई, ठीक है। तो वर्क मेरा पॉजिटिव और मैक्सिमम आता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या किया, नेक्स्ट में फोर्स किसी और डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऐसे रखी हुई है ना चीज, इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। एक फोर्स मैंने इसको उठाने के लिए लगाई ऊपर की तरफ, और एक फोर्स इसको नीचे खींच रही है। नीचे कौन सी फोर्स खींच रही है, ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है इसको, और मैं डिस्प्लेसमेंट करवा रही हूँ ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। और इस फोर्स का वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे, -Fs, यानी कि नेगेटिव हो गया वर्क डन, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव, किस फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और अगर मैं अप्लाइड फोर्स की बात करती, तब क्या आता वर्क डन, बताओ बताओ, क्या आता वर्क डन, सेम। सेम क्या होता है, देखो, अप्लाइड फोर्स यानी जो मैंने उठाने के लिए लगाई, ऊपर की तरफ लगाई, डस्टर किस तरफ गया, ऊपर की तरफ गया,
तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 0। वर्क क्या आया, पॉजिटिव। मैंने डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ करी, ग्रेविटी ने नीचे की तरफ खींचा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, बट अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। समझ रहे हो। अब मैंने किसी बॉडी को इस तरह से मूव करवाना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मैंने धक्का मारा, ऐसे धक्का मारा आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ खींच रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ खींच रही है, लेकिन फिर भी चीज आगे जा रही है, तो इसका वर्क डन नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और इसका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। समझ गए। सो ये नेगेटिव वर्क डन हो गया। फिर उसके बाद 0 की बात करिए। 0 कब होगा, जब इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री कब होगा एंगल, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मान लो फोर्स है। ये कब होगा, जब मैंने इसको ऐसे उठाया, ऊपर उठाने के लिए फोर्स लगाई, ठीक है, और मैं आगे चल पड़ी। तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाइए जहां आगे रही हूं, तो बीच में एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बन गया, तो वर्क क्या आ गया, 0। वर्क 0 क्यों आया, क्योंकि इनिशियली ये बॉडी कहाँ पे है, इस जगह पे फोर्स लगी हुई है इस पे, ऐसे मैं आगे गई तब भी यहीं पे रही, तो मैंने इसको डिस्प्लेस नहीं किया बेसिकली, इसीलिए वर्क डन क्या है, नेगेटिव, सॉरी 0 है। जब भी एंगल 90 आ जाएगा ना, वर्क 0 आएगा। अब कुली का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुली का वर्क क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं। सामान को सर पे उठाया हुआ है उसने, आगे जा रहा है, ठीक है, सामान तो वहीं पे है, वो आगे जा रहा है, फोर्स उसने ऊपर की तरफ लगाई है जहां वो आगे रहा है, तो वर्क क्या हुआ, 0। ठीक है, वर्क 0 हो गया। अब फिर उसके बाद मैंने सर्कुलर मोशन में आपको फोर्स कितनी बताई थी, नेट फोर्स कितनी होती है सर्कुलर मोशन में, 0। क्यों 0, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, तो नेट फोर्स 0, तो वर्क क्या आएगा सर्कुलर मोशन में, 0। जहां पे फोर्स 0 होगी वहां पे वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव 0 वर्क डन का पता लग गया। क्लियर, किसके बेसिस पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल के बेसिस पे, कि उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, उस बेसिस पे हम बता रहे हैं कि वर्क क्या आएगा। क्लियर, ओके। तो फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, जब बॉडी पे काम होता है, और व्हेन वर्क इज डन बाय बॉडी, दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। वर्क बॉडी खुद काम कर रही है, वर्क डन बाय बॉडी, बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, काम कर रही है, वर्क डन ऑन बॉडी। तो जब भी बॉडी पे काम होता है, जैसे कि ये डस्टर है, इस पे मैंने काम किया धक्का देने का, तो इसने एनर्जी अटेन करी, काइनेटिक एनर्जी अटेन करी, मूव कर रहा है। तो व्हेन वर्क इज डन ऑन बॉडी, इट गेन्स एनर्जी, और जब बॉडी काम करेगी ऊपर से नीचे गिर गई, तो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इस चीज का ध्यान रखना, इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन रहता है। डन ऑन, इस पे काम हो रहा है तो इसको कुछ मिलेगा, क्या मिला इसको, एनर्जी, और जब इसने काम करा तो इसकी एनर्जी क्या रही, कंजर्व। क्लियर, ये तो वर्क के बारे में हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो गया। वर्क के बाद नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, जो कि अभी लो है आप लोगों की, क्या होती है एनर्जी, जिसको हम घर छोड़ के आए हैं, है ना, जो मेरी भी लो हो रही है अभी आप लोगों को देख देख के। वर्क डन ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, गेन होती, और वर्क डन बाय तो कंजर्व रहती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है।
एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितनी कैपेसिटी है आप लोगों के अंदर काम करने की, दैट इज एनर्जी। हम खाना क्यों खाते हैं? बोलो क्यों नहीं खाना खा के नहीं आए हो? नहीं खाया? मैंने भी नहीं खाया, मैं भी तो बोल रही हूँ। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की कैपेसिटी, दैट इज एनर्जी। तो हम खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हम काम कर सके, यही होता है। तो यानी कि एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? वर्क में यूज होती है। तो हमने तो ये पढ़ा है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो खत्म तो नहीं हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है एनर्जी। ठीक है, चेंज हो रही है, तो वर्क को भी आप क्या बोल सकते हो? एनर्जी। एक एनर्जी की फॉर्म होता है वर्क, और वर्क के यूनिट होते हैं जूल। ठीक है, वर्क के यूनिट क्या है? जूल। और जूल किसके बराबर होगा? न्यूटन मीटर के बराबर। क्यों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर लिख दिया तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यूटन का क्या होता है? mlt-2, एक एल और जुड़ जाएगा, ml2t-2। आया समझ में? अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखो इस चीज को समझ लो। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास, ठीक है, लेंथ, ये जो भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनको किसी ना किसी तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को, ठीक है, ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं। टाइम हो गया, ठीक है, इस मास को हम मेजर करते हैं ज्यादातर केजी या फिर ग्राम में, तो ये इसकी यूनिट है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर में, तो मीटर इसकी यूनिट है। फिर ये यूनिट होती है, तो जैसे कि आपके पास स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मैं देख रही हूँ सेकंड के ऊपर -1 लगा है, मीटर के ऊपर 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनकी कुछ पावर होती है, एक यूनिट जो है 2-3 बार भी आ सकती है ना? जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो 2 बार आ गई, 3 बार भी आ सकती है। तो यूनिट जो है उसकी पावर चेंज हो रही है, 1 बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायमेंशंस लिख ली कि मेरा जो मास है, m मतलब मास, और लेंथ, और ये टाइम, कितनी कितनी बार आ रहे हैं किसी यूनिट में, मैं एक्सप्रेस कर दूंगी। यहाँ पे मास है, कहाँ है? केजी होता है मास। देखो m तो मीटर है, ठीक है, m मीटर है, यानी ये लेंथ है, ये टाइम है। लेंथ कितनी बार आई है? 1 बार, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मास आया? नहीं आया, तो मास के ऊपर 0। टाइम कितनी बार आया? -1 टाइम, तो मास को तो हटा ही दूं मैं, है ही नहीं। तो LT-1 क्या हो गया? स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटी होती है, उसको हम यूनिट में मेजर करते हैं, फिर यूनिट 2-3 बार रिपीट हो जाती है। जैसे यहाँ पे -1 यहाँ पे 2 बार आ गई, तो यूनिट रिपीट हो रही है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, कि कितनी कितनी डायमेंशन है इसकी। टाइम की डायमेंशन -1 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है, m की डायमेंशन तो है ही नहीं यहाँ पे, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी 1 बार है, मीटर भी 1 बार है, टाइम जो है मतलब सेकंड जो है वो 2 बार है। तो अब मुझे इनकी डायमेंशन, केजी की डायमेंशन किसकी डायमेंशन है, किसकी यूनिट है? मास की। मीटर जो है लेंथ की, और टी जो है टाइम। m 1 बार है, ठीक है, लेंथ भी 1 बार है, और टी कितनी बार है?
2 बार। तो ये न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, यानी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। इसके साथ में क्या है मेरे पास, मीटर है, मीटर है यानी एक और लेंथ है। तो 1 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का, क्योंकि वर्क की एसआई यूनिट थी जूल, और जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया ये। इस तरह से डिराइव करना होता है। क्लियर? अब जरूरी नहीं है यहाँ पे MLT ही रहता है, अगर टेम्परेचर आ गया तो आगे केल्विन यानी कि K लगा दूंगी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब बाकी चीजें पढ़ेंगे। समझ गए? हाँ, एनर्जी बता रही थी मैं। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट होती है जूल। एनर्जी किसी भी तरह की एनर्जी पढ़ लो आप, एनर्जी की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, जूल रहेगी। ठीक है, वर्क भी एनर्जी है तो वर्क की यूनिट भी हमने जूल बता दी। क्लियर? अब एनर्जी बहुत तरह की होती है, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, मतलब बहुत सारी फॉर्म है एनर्जी की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चीजों को यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, काम करने में जो यूज हो रही है एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। पोटेंशियल क्या होता है? हाँ, आप बताओ। एनर्जी, हिम्मत, हिम्मत, जज्बा, छोड़ के आयो सब घर। क्यों खर्च हो जाता है? आकृति क्या होगा पोटेंशियल? आकृति यस मैम। क्या होगा पोटेंशियल? बताइए। आपके ऊपर है, आपको यूज करनी है या नहीं करनी है ना? होती सबके अंदर है, यूज कोई कोई करता है ना? हाँ जी वंशिता, व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल? मैम क्षमता। क्षमता, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल मीन्स कोई काम करने की हिम्मत या फिर कैपेसिटी आप बोल सकते हो, जैसे आप लोग बोल रहे हो क्षमता। तो क्षमता, बॉडी का पोटेंशियल क्या है? बॉडी का पोटेंशियल है टू होल्ड इट्स पोजीशन, टू होल्ड इट्स पोजीशन एट सर्टेन हाइट। किसी हाइट पे अपनी पोजीशन को होल्ड करना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, स्टोर होती है हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर बॉडी के अंदर क्या होगी, स्टोर्ड फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, डेस्क रखा है, जो भी है, जो सारी चीजें रखी है, सारे रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे हैं। तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो किसी पोजीशन को होल्ड करती है। ये फैन है, इसने सर्टेन हाइट पे अपनी पोजीशन होल्ड करी है, इस टेबल ने अपनी पोजीशन होल्ड करी है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं उन सबने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। तो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड जो बॉडी की पोजीशन है एट रेस्ट, रेस्ट पे ही होती है पोजीशन, तो मूविंग बॉडी की पोजीशन थोड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पर ये कैसे आया?
यहाँ पे सरफेस पे कुछ पड़ा हुआ था, ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहे हैं, हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो वर्क करेंगे, और वो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से इसका मास m है, इसको मैं h हाइट तक लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ जा रही हूं तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा g, तो mg, और हाइट कितनी है h, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। बेसिकली वर्क डन ही एनर्जी होता है, तो mgh क्या आ गया, वर्क डन आ गया, या पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जो बॉडीज सरफेस पे पड़ी हैं, अर्थ सरफेस पे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सरफेस पे लाई कर रही है, जैसे कि ये, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने तो कहा रुकी हुई चीज की एनर्जी होगी, जीरो कभी नहीं होगी। H को हटा दूं, mg फोर्स है, m मास है, ग्रेविटी क्यों नहीं है, ग्राउंड पे क्यों नहीं अप्लाई होगी ग्रेविटी, ये तो मैं खड़ी हूं, मेरे पे ग्रेविटी नहीं अप्लाई हो रही, फिर इस पे भी होगी। H का क्या करूं, है एक्चुअली क्या होता है, अर्थ है, अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास से अट्रैक्ट करती है, सेंटर ऑफ मास से, तो सरफेस पे भी लाई कर रहा है तब भी सेंटर ऑफ मास से थोड़ी सी हाइट तो होती है हमेशा, ये हाइट कभी खत्म नहीं होगी ना, ये हाइट हमेशा रहेगी, तो h हमेशा रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रहेगी बॉडी की, रेस्ट पे है तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, समझ गए। तो ये जो ढक्कन है ना इसका, जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा वहां से सरफेस तक की जो हाइट होगी वो भी क्या है, कंसीडर की जाएगी, समझ गए। तो हाइट कभी भी जीरो नहीं होगी और पोटेंशियल एनर्जी कभी जीरो नहीं होगी जब बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी मूव कर रही है तब पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो सकती है, ठीक है, जीरो या कम हो सकती है, पर रेस्ट पे मैक्सिमम होगी, समझ गए पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मीन्स मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, रेस्ट पे कोई चीज पड़ी है उसको मूव करोगे आप, ठीक है, उसको धक्का दोगे, कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा वो, ठीक है, तो एट फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, चीज मूव कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। रुकी हुई चीज की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और चल रही चीज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है, बट टोटल एनर्जी क्या रहती है हमेशा, कंजर्व। किसी हाइट से मैंने किसी चीज हाइट पे यहाँ पे रुकी हुई है चीज, तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल, यहां से नीचे जाएगी, हाइट कम होती चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, और जब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब ये स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे नीचे क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी फिर, कंजर्व होगी, ठीक है, समझ गए, वर्क डन बाय बॉडी में टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, क्लियर, हाँ इक्वल रहेगी। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कर रही थी तो काइनेटिक जीरो थी, यहाँ पे भी क्या करूंगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक करूंगी तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, बाकी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ पे रहेगी, कंजर्व रहती है एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है बस, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं क्या करूं, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं, m को तो कट करके 1 आएगा,
तो यहाँ पे क्या बन गया, हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m, और mv क्या होता है, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m। ये क्यों बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी को हम p स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, यानी कि मोमेंटम की टर्म में लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, अगर मेरे से पूछा जाए कि मैंने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो मोमेंटम पे क्या असर पड़ा, या फिर ये पूछ लिया जाए कि इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल यानी 2p हो गया, तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, 4 टाइम्स हो जाएगी। 2p है ना, तो 2p का स्क्वायर यहाँ पे 4p स्क्वायर बन जाएगा, 4p स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी डबल। कैसे, मुझे बोला गया कि p चेंज हो गया 2p में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2p स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास 4p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बाय 2m तो था पहले ही, उसमें 4 आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ गई। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता लग गया, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे देखो, अगर वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, बताओ। फोर टाइम्स हो जाएगी। अच्छा हाँ, 2 भी है, तब 2 तो होना ही चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है, हाफ m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बन गया 2v स्क्वायर हो गया इसका, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4v स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर तो पहले ही थी ना, हाफ mv स्क्वायर, एडिशनल चीज क्या है 4, तो 4 टाइम्स होगी, इसको कट कर दूंगी तब तो ये मोमेंटम बन जाएगा, है ना, तब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी रही। ठीक है, समझ गए। तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन पूछा जाता है। मैथ्स पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ी, करो क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज का नहीं है, इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, if momentum of body is increased by 20% of its initial value, ठीक है, if momentum of body is increased by 20% of its initial value, what will be the increase in kinetic energy? आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे, आप फिजिक्स लगाओ। ट्वेंटी परसेंट मीन्स 100 के ऊपर 20 का इंक्रीज हुआ है, यानी 120% हो गया। 120 बाय 100, 6/5। करो, खुद करो, ऑप्शन बता देती हूँ। कब पढ़ी थी परसेंटेज? हाँ, इतना इजी होता तो मैं जरूर देती क्वेश्चन। फोर्टी 44 इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन होना कैसे था, बता देती हूँ, पर इतना वो नहीं करना है इस पे। देखो, इनिशियली P था, फिर P का 20% बढ़ गया, तो ये 100 तो खुद में था पहले,
तो ये बन गया अपना 120% ऑफ P। 120%, 120/100, 6/5 P। ये P2 बन गया। P1 क्या है? P। काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी में पहले क्या था? ये इनिशियल थी, तब P था तो P²/2m था। अब ये P चेंज हो गया तो क्या लिखूंगी यहाँ पे? 6/5 P का होल स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे लिखूंगी। ये चेंज आ गया ना काइनेटिक एनर्जी में, मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी। तो ये आ गया 36 P² और 25 इंटू 2m, ये बन गया मेरे पास। इससे फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दूंगी, चेंज आ जाएगा। P²/2m, P²/2m तो कॉमन है। 36/25 से माइनस कर दो 1, कितना आया? 11/25। ठीक है, 11/25, और 11/25 परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 44%। कितना इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी? 44%। इतना भी मैथ्स नहीं था, है ना। एक और क्वेश्चन है, इफ टू बॉडीज हैव सेम वेलोसिटीज, दो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटी क्या है? सेम है, बट दे हैव इक्वल मोमेंटम। बट उनका मोमेंटम क्या है? इक्वल। दो बॉडीज की वेलोसिटीज v1 और v2 सेम है और उनका मोमेंटम भी क्या है? इक्वल है। ओके, तो आपने बताना है, जैसे बॉडी A है, उसकी वेलोसिटी है v1 और मोमेंटम है p1। बॉडी B है, इसकी वेलोसिटी है v2 और मोमेंटम है p2। ठीक है, तो इनके मासेस की रेशियो या फिर मासेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कौन है, दोनों का मास सेम होगा या ए का ज्यादा होगा बी का कम होगा, या बी का मास ज्यादा होगा ए का कम होगा? सेम होगा मास। इतना क्या सोच रहे थे फिर? मोमेंटम सेम है तो वेलोसिटी सेम है, तो सेम वेलोसिटी के साथ सेम चीज मल्टीप्लाई होगी तभी तो मोमेंटम सेम आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे दिया होता कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, और उनकी एक का मास है 4 kg, एक का मास है 1 kg, तो इनकी वेलोसिटी की क्या रेशियो होगी? दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ए का मास है 4 kg, बी का है 1 kg, ये मास गिवन है। वेलोसिटीज की रेशियो बतानी, जैसे मास की रेशियो है ना 4:1, वैसे ही वेलोसिटी की रेशियो बतानी है। मतलब किसकी वेलोसिटी किससे कितनी ज्यादा है, रेशियो दोनों का कंपैरिजन, फ्रैक्शन, हाँ वही एक ही चीज है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि मैं नहीं बताऊंगी, करो। सारे क्वेश्चन मैं ही पूछ रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ। वंशिता आकृति आप दोनों भी बताओ। जो 1 kg वाला है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 2v, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, अच्छा ठीक है, यानी 1:2। किसी को 2:1 तो नहीं लग रहा? कहना क्या चाहते हो? 1:2। चला नहीं है ना अभी, चला नहीं है तो पानी भी कलेक्ट नहीं किया इसने, मॉइस्चर भी चेक कर रहे थे।
बहुत से तरीकों से कर सकते हो आप। सबसे आसान तरीका बताती हूँ। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी 4 इंटू V1 का स्क्वायर, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 1 V2 का स्क्वायर। ये दोनों को हमने इक्वेट करना है, बराबर प्रूव करना है। ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2V1 स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया V1 स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 2V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे V1 स्क्वायर बाय 2, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। सॉरी, ये V2 लिखना था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटीज को किस हिसाब से चेंज करूंगी, दोनों तरफ बराबर आए काइनेटिक एनर्जी। फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इसको क्या लिखूं, 2V2 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी को अगर मैं डबल कर रही हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास 4V2 स्क्वायर बाय 2, और इसको कट करके क्या आ गया 2V2 स्क्वायर 2V1 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ये वाली चीज मैंने प्रूव कर दी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डबल होगी। उसकी वेलोसिटी डबल होगी तभी तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1:2 आ जाएगी वेलोसिटी। क्लियर, तभी रेशियो कॉमन आएगी ना हमारी। यहाँ पे मैंने प्रूव करना था ना कि ये वाली चीज इस वाली साइड के बराबर है, मैंने कर दिया प्रूफ। मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को डबल किया, यहाँ पे वेलोसिटी को डबल किया, यानी उसकी वेलोसिटी डबल होगी तभी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब टेनिस बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है। टेनिस बॉल को कैच करना इजी होता है एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, क्यों बताओ। क्रिकेट बॉल वही रेड वाली, टेनिस बॉल ग्रीन वाली, है ना। अब बताओ उस बॉल को कैच करना इजी क्यों है एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, वंशिता। विशाल। साइज में छोटी होती है मैम और हेवी नहीं होती। ठीक है, आप बताओ कौन भारी है कौन हल्की है। तो हल्के होने का क्या फायदा है फिर, एक्चुअली पता क्या है, मुझे उसको रोकना है तो जितनी फोर्स उसके पास है मुझे उतनी ही रेजिस्टिंग फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइटर बॉल है जिसका मास क्या है, कम है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा, तो उसको रोकने के लिए मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, तो इसलिए हम उसको इजिली कैच कर लेते हैं। तो एप्रोप्रिएट आंसर हुआ मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल इज लेसर देन द क्रिकेट बॉल, दैट्स व्हाई हम उसको इजिली कैच कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी तरह के रिलेशन, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। ओके, न्यूमेरिकल उतने नहीं आते हैं बट ऐसे रिलेशन पूछे जाते हैं। बोल तो एक हो गया, एक क्वेश्चन है, उससे पहले भी तो किए, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। आपका ग्रुप कौन सा है, हाँ मैं तो नहीं ही हूँ, वो तो मुझे पता है, ठीक है। इस पे सेंड करूंगी मैं क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन है, कहाँ गया। एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक चींटी है, एक सर्कुलर वायर में घूम रही है, तो उसका जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। बताओ। चींटी, सिंपल से चींटी सर्कुलर वायर में घूम रही है आराम से, उसका मोशन 1 डायमेंशनल है, 2D है या 3D है। मैंने तो आंसर बताया ही नहीं, 2D ही होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साथ में कंप्लीट कर रही है, ठीक है।
तो 2D, और स्फीयर होता तो 3D। कहाँ गया? Two bodies A and B are moving with equal velocities. A और B की velocities क्या हैं? Equal हैं. Mass of B is double that of A. B का mass double है that of A. Then statement बतानी है आपने, कौन सी करेक्ट है, या फिर मुझे ये बता दो उनके मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा। मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा? दोनों की वेलोसिटी सेम है, बी का मास डबल है एज कंपेयर टू ए। मोमेंटम बताओ किसका ज्यादा होगा किसका कम? जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की क्या है? सेम। ओके, इम्पल्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। कौन सा ग्रुप है? मैं उसमें ना मैकेनिक्स करके एक पीपीटी भेजूंगी आपको, ठीक है? 35 क्वेश्चन है उसमें। उसमें से आपने कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ने हैं, अगर उसमें क्वेश्चन आया होगा ग्रेविटी से रिलेटेड। एलिवेटर वाले 2 क्वेश्चन होंगे, लिफ्ट वाले 2 क्वेश्चन, वो छोड़ने हैं, बाकी सारे यानी 33 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? 35 में से। ओके, ठीक है। वंशिता और आकृति क्लियर हो गया? यस मैम। मैकेनिक्स जो अभी तक पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और अगर नहीं करके आए तो मत करना, है ना? ऐसा नहीं है, करके आने हैं, ठीक है? ये मजाक था कि नहीं करके आए तो मत करके आना, करके आने पड़ेंगे, वरना मेरे सामने करना कल यहाँ पे सारे क्वेश्चंस। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे घर नहीं जाओगे। 100 टाइम्स नोटबुक पे लिखवाऊंगी, मैं रोज का काम रोज करूंगा या करूंगी। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस है आप लोगों की। टॉपिक तभी कंप्लीट होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो ऑनेस्टली ट्राई करो। नहीं होते हैं कल तो क्लास में कर लेंगे, इसमें क्या है? ठीक है, 35 में से 5 ही क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, करके आना। पर ऐसा नहीं देखे ही 5, है ना? ठीक है। वंशिता आकृति आप लोगों ने भी बताना है कितने क्वेश्चन किए आपने, कितने नहीं किए। ओके मैम। ग्रुप में ही Okay, भेज ma'am. देना, इतने हो गए। ओके।